जरा सोचिए, क्या हो अगर जिन लोगों पर हम अपनी जान बचाने का भरोसा करते हैं वही जान लेने पर उतर आएं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे कि कैसे देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर ही देश के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और ये भी जानेंगे कि कैसे एक मामूली से कागज के टुकड़े ने एक ऐसी राष्ट्रव्यापी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो पूरे भारत को दहला सकती थी। देखिए, अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत किसी बड़े धमाके से होती है ना? लेकिन ये कहानी शुरू हुई एक मामूली से पोस्टर से। जी हाँ, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, जिसने घटनाओं के एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए चलते हैं 17 अक्टूबर 2025 में। जगह है श्रीनगर। दिवाली से कुछ ही दिन पहले का समय है। हवा में एक त्योहार का माहौल है, गलियों में रौनक है। और यहीं इसी माहौल के बीच हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब देखिए, ये पोस्टर आतंकी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद का था। इसमें वही आम धमकी थी कि लोकल्स भारतीय फोर्सेस की मदद न करें। ज्यादातर लोग शायद इसे देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन एसएसपी संदीप चक्रवर्ती, उनकी अनुभवी नजरों को इसमें कुछ तो गड़बड़ लगी। बस इसी एक शक ने यूएपीए के तहत एक बड़ी जांच का दरवाजा खोल दिया। तो जांच शुरू हुई। घंटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस ने 3 स्थानीय लड़कों को पहचानकर धर दबोचा। पूछताछ हुई और उन्हीं से मिला एक नाम, एक बेहद जरूरी नाम, इरफान। इरफान, ये नाम पुलिस को किसी गुफा या आतंकी ठिकाने तक नहीं ले गया, बल्कि ये नाम उन्हें ले गया एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सामने आए आतंक के डॉक्टर्स, पढ़े लिखे कामयाब डॉक्टर्स, जो चोरी छुपे एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच रहे थे। और इस पूरी साजिश का जो सरगना था वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं था। वो जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में सरकारी मेडिकल ऑफिसर के लिए रैंक नंबर 1 हासिल कर चुका था। सोचिए, स्टेट का टॉपर। ये लोग सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, ये स्टेट टॉपर थे, सर्जन थे, मेडिकल रेजिडेंट थे। इनका एकेडमिक करियर एकदम शानदार था, और यही शानदार करियर इनकी असलियत पर एक पर्दा था। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे ये लोग देश को तबाह करने का प्लान बना रहे थे। जरा इस टीम को देखिए। डॉक्टर उमर नबी, मास्टरमाइंड। डॉक्टर मुजम्मिल, बम बनाने वाला। डॉक्टर शाहीन सईद, सरकारी नौकरी में लेकिन असल में फाइनेंसर। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजफ्फर, सबके सब डॉक्टर्स, मतलब जिंदगी बचाने की शपथ लेने वाले लोग एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तबाही की तैयारी कर रहे थे। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? अच्छा, तो इतनी बड़ी साजिश के लिए एक ठिकाने की तो जरूरत पड़ेगी ही। एक ऐसी जगह जहां ये लोग मिल सकें, प्लान बना सकें और किसी को शक भी ना हो। और इन्हें वो जगह मिली दिल्ली से बस 30 किलोमीटर दूर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में। अब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसका इतिहास देखिए। 1991 में इसकी नींव ही एक चिटफंड घोटाले के पैसों पर रखी गई। इसके फाउंडर जावेद सिद्दीकी तिहाड़ जेल भी गए। रिहा होने के बाद पाकिस्तान का दौरा किया। 2008 में यहाँ का एक छात्र आतंकी निकला और 2015 में तो धोखाधड़ी से करोड़ों का सरकारी फंड भी ले लिया। मतलब इसका पूरा इतिहास ही अपराध और संदिग्ध गतिविधियों से भरा पड़ा था। तो जाहिर है ये इन लोगों के लिए एक परफेक्ट अड्डा था। और यूनिवर्सिटी ने इनकी मदद कैसे की? देखिए, इन डॉक्टरों को बिना एनओसी के नौकरी पर रख लिया। हाल के बैचों में 50% छात्र कश्मीर से थे, जो अपने आप में एक अजीब बात थी। इन लोगों को जानबूझकर रात की शिफ्ट दी जाती थी ताकि दिन में ये अपने प्लान पर काम कर सकें। यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से बम बनाने के लिए केमिकल चुराए गए। और बिल्डिंग नंबर 17, वो तो इनका कमांड सेंटर ही बन गया था। मतलब सब कुछ अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा था। तुर्की में इन लोगों ने VBIEDs यानी गाड़ियों में बम लगाने और ड्रोन उड़ाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली। और फिर इन्होंने अपने भयानक प्लान को फाइनल टच दिया। इसे एक कोड नेम ही दिया गया, ऑपरेशन D6। ऑपरेशन D6 ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इनका प्लान था 6 शहरों को एक साथ निशाना बनाना। इसके लिए 32 कार बम तैयार किए जाने थे और कुल मिलाके 1600 किलो विस्फोटक तैयार था। मतलब ये एक पूरे देश पर एक साथ होने वाला हमला था। एक ऐसा हमला जो सब कुछ बदल सकता था। और पकड़े जाने से बचने के लिए ये लोग आपस में बात कैसे करते थे? इन्होंने मेडिकल की भाषा को ही अपना कोड बना लिया था। जैसे हमले की जगह को ये ऑपरेशन थिएटर कहते, हथियारों को मेडिसिन स्टॉक,
जब बम तैयार हो जाता तो कोड था बिरयानी तैयार है, और जब हमला होने वाला होता तो कहते दावत के लिए तैयार हो जाओ। कितना भयानक है ना। तो चलिए वापस कश्मीर चलते हैं। याद है वो नाम, इरफान? उसकी गिरफ्तारी ही इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट थी। जैसे ही उसने मुंह खोला, अल फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे पूरे सेल का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, और बस यहीं से शुरू हुई वक्त के खिलाफ एक रेस। अब एक्शन का समय था। 30 अक्टूबर को पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर छापा मारा और डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया। इसी अफरा तफरी में मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन भाग निकले। फिर 5 नवंबर को डॉक्टर आदिल सहारनपुर में पकड़ा गया और उसने विस्फोटकों का ठिकाना बता दिया। इसके बाद पुलिस ने जो तलाशी अभियान चलाया, उसमें जो मिला वो होश उड़ाने वाला था। जरा सोचिए, पुलिस को क्या क्या मिला। 358 किलो तैयार कार बम, 2800 किलो से ज्यादा कच्चा अमोनियम नाइट्रेट, कारों और लॉकरों में छिपाई हुई AK-47 पिस्तौलें, यहाँ तक कि अमोनियम नाइट्रेट को पीसने के लिए अनाज की चक्की और बम के छर्रे पिघलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक भट्टी भी मिली। मतलब ये लोग हमले को अंजाम देने की कितने कितने करीब थे। तो साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। टीम के लोग एक एक कर पकड़े जा रहे थे। अब बस मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर बचा था। वो भाग रहा था, छिप रहा था, और इसी भाग दौड़ में उसने एक आखिरी और सबसे खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। पूरे 9 दिनों तक वो स्टेट का टॉपर डॉक्टर एक 10 बाय 14 के गंदे से कमरे में छिपा रहा। न नहाया, न ठीक से कुछ खाया, और यहीं उस गंदगी में उसने फैसला किया कि वो सरेंडर नहीं करेगा। वो एक लोन वुल्फ बनेगा। 9 नवंबर 2025 उमर अपनी कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर दिन भर घूमता रहा। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर शाम को उसने लाल किले की पार्किंग में अपनी कार में ही बम फिट किया, और ठीक 6:52 पर, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सबसे ज्यादा था, उसने अपनी कार को उड़ा दिया। तो क्या ये ऑपरेशन D6 था? नहीं। देखिए, प्लान था 32 कार बमों का 6 शहरों में एक बड़ी टीम के साथ। और असल में हुआ क्या? दिल्ली में एक जगह पर एक अकेला हमला। बेशक ये हमला भी बहुत विनाशकारी था। 15 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन ये उस महातबाही की सिर्फ एक परछाई थी जिसे पुलिस ने वक्त रहते रोक लिया था। आगे चलकर DNA से उमर की पहचान की पुष्टि हुई। डॉक्टर शाहीन को देश छोड़कर भागते हुए पकड़ लिया गया, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। मतलब साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट गया कि जब इतने पढ़े लिखे लोग, जिन पर जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, वही आतंक का रास्ता चुन लें, तो आखिर उन चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचाना जाए जो हमारी नज़रों के ठीक सामने होते हैं।